सदियों पहले वैद्य नाड़ी देखकर रोग पहचानता था। आज एआई मशीनें डेटा देखकर निदान कर रही हैं। समय बदला है, लेकिन क्या चिकित्सा जगत का मर्म भी बदल गया है? जब मशीनें बीमारी पहचान रही हैं, तो मरीज का दर्द कौन समझेगा? क्या नए भारत की ताकत सिर्फ डॉक्टर्स की बढ़ती संख्या होगी, या एक्सीलेंस, एथिक्स और एम्पैथी से होगा भारत के मेडिकल एजुकेशन का उज्जवल भविष्य? इसी निर्णायक विषय पर युवाओं के साथ विशेष संवाद करेंगे डॉक्टर सुभाष चंद्रा, जो बात डिग्री पर नहीं, दायित्व पर करेंगे, जो बात करियर की नहीं, केयर की भी करेंगे, और बात सिर्फ चिकित्सा जगत के बदलाव की नहीं, बल्कि बदलते भारत की करेंगे। प्लीज वेलकम डॉक्टर सुभाष चंद्रा। Thank you very much. Thank you. Thank you very much. So I'm going to today learn a lot from you, all of you. And that's the reason I'm here and I do this show, because I always want to be feeling that I'm a learner, I'm a student all the time. मैं जब 17 वर्ष का था, तब से जो मेरी पीढ़ी है वो चौथी पीढ़ी के रूप में परिवार में उन्होंने काम संभाला था। तब मैं 17 वर्ष का था। अभी मैं आपको अपनी एज तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ एज इज़ जस्ट ए नंबर। और किसी ने सवाल पूछा कल, तो मेरा उसमें जवाब ये था कि मैं समझता हूँ कि मैं मेंटली आई एम स्टिल द सेम 17 years old when I started my business. तो ये आपके सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ एक विषय है, और मैं समझता हूँ कि अगर मनुष्य अपने आप को ठीक रखे और माइंड ओपन रखे और पॉजिटिविटी रखे, तो वो मेंटली एज नहीं होता, बॉडी शायद एज होती है। आपकी क्या अपेक्षा है आज के इस सेशन से? What do you expect? Would you like to, anybody would like to say something? सर, मैं आपको बचपन से देखता आ रहा हूँ। सुबह रोज़ जी टीवी पे आपका 10 बजे शो आता था। हाँ। तो इनफैक्ट मैं आज नहीं आने वाला था, बट मुझे कल ही पता चला कि आप आ रहे हैं। तो मैं बस इस अपेक्षा से आया हूँ कि मैं आपसे सीखूँ कि लाइफ को कैसे इम्प्लीमेंट करें, जो भी हम सीखते हैं अपने गुरुजनों से। तो ये एक मेरा यहाँ आने की आज उद्देश्य था। थैंक यू। वो मेरा और आपका उद्देश्य एक ही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दिस? आई बिलीव दैट मेडिसिन इज़ नॉट द साइंस ऑफ डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट. इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ स्टूवर्डशिप ऑफ ए ह्यूमन लाइफ as they move throughout the times, as the human beings move throughout the time. Diagnostic and treatment are only part of the work. They are not the end work. So do you agree with that? How many of you are medical students? Can you please raise hands? Oh, wow. Most of you are medical students. So may I ask you a question? When a patient comes to you for treatment, what do you call them? Patient? What do you call them? Patient means a sufferer. Patient word, the root word meaning is the one who suffers. And when it comes, so as a doctor, it's our duty to end the suffering. And more than that, to also make their life such that they don't suffer later on with it. So that is the root word from which the word patient has derived. Okay, that's very good. Thank you. Normally, what I have heard that it's termed as a case. A case has come of such and such problem or illness, because the hospital also, when they bill a case. I'm treating a case of pneumonia, or I'm treating a case of hypertension. How many of you agree that we call it a case? Will you raise hands? Would you like to speak?
something about it? जैसे कि सब पेशेंट होते हैं तो सारे पेशेंट आते हैं अपने अपने प्रॉब्लम्स के साथ हॉस्पिटल में। सब पेशेंट एक अलग अलग बीमारियां, एक अलग अलग वजह से आते हैं हॉस्पिटल में, तो उनको हम केस की तरह ऐसे देखते हैं। डॉक्टर एक प्रिपेयर करते हैं या फिर हम नर्सेज प्रिपेयर करते हैं कि हाँ एक कोई बीमारी हुई है तो उस किस कारण से हुई है, किस वजह से हुई है, उस वजह को डील करते हैं। तो दैट्स वाई वी कॉल इट केस। Now, let me ask you another question. When you joined the medical studies, what did you think medicine was? And what the medical science is about? And what will you do after completing the studies? When you joined the medical school, कुछ तो दिमाग में सोच के आए होगे ना? Must have thought that medicine is the science of finding out what is wrong with a sick person, as he has said, and then making them better. Diagnosis or treatment, दोनों में से एक और दोनों. Find the problem, fix the problem. Isn't that, doctor? And when you started your classes, you started learning anatomy, physiology, biochemistry, pathology, pharmacology. All these were being taught to you, isn't it? And these things are being taught to you in a greater details. How the body works, how it breaks, how to recognize the breaks, how to repair them. Hello, good afternoon, sir. It's me, Narayan, BSc Nursing third year student. It's not only about medicine, but it's about our care, our holistic care that we give to the patients. Very good. And we see the recovery. I hope, Narayan, when you go to the real life, you will continue to care about the patients. Because I have seen in some hospitals, everything is there, medicine is there, everything is there, but the care is missing. Yeah. Anyone else want to explain something? सर, जो डिजीज है केवल मेडिसिन से ठीक नहीं होती सर। हमारे फिजिकल सपोर्ट से, हमारे इमोशनल सपोर्ट से, हम कैसे क्रिटिकल सिचुएशन में सर बिहेव करते हैं, ये सब आने के बाद, मेडिकल फील्ड में आने के बाद ही मुझे पता चला सर। वेरी गुड, थैंक यू सर। थैंक यू। Patients are treated as a subject, as a case. Even the billing in the hospital is done as a case basis. Insurance is treated as a case basis. If some case goes into the courts, courts also take it as a case instead of a human being which has got a journey of a lifetime. It's very seldom we see the doctors and nurses sitting and spending some time and trying to take knowledge from the patient, that what is his life or her life, how did they land into difficulty, what are they're going on in their minds. So things of that kind. Yes, anyone else want to say? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे हम नर्सिंग कर रहे हैं तो सर जब तक हम पेशेंट को कंफर्ट या अपने मतलब कि अपना कंफर्ट नहीं दे पाएंगे कि पेशेंट के बारे में समझें, जब तक सर हम कुछ नहीं कर सकते। सर अगर पेशेंट हमें कंफर्ट नहीं होगा हमें कुछ बताने के लिए, तो हम सर अच्छे से ट्रीटमेंट या कुछ नहीं कर सकते उसका। और इसी में मतलब कि पेशेंट जब तक अपनी सारी चीज़ें खुल के नहीं बता सकता, जब तक सर कोई भी एडवाइस या कुछ भी सब चीज़ बेकार रह जाएंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। I remember what you have said. I remember very clearly. I've seen lots and lots of people. The patient is not treated properly with the proper medication because the doctors did not go through their past history. They have not seen their details of before they came to the hospital. How and what happened to them, when did it happen, when the problem started. And like today, many of you are shying to speak on the camera or on the mic. Patients are generally also not very open to tell their whole story.
Because the way doctors ask, the way doctors treat them, when asking is also an art, that also probably need to be learned by definitely by nurses as well as the doctors. क्या हुआ भाई आपको? एक तो ऐसा सवाल पूछ लिया आपने पेशेंट से, तो ऑलरेडी ही इज बिकम डिफेंसिव. और दूसरे तरह से एक डॉक्टर बोले, हाँ भाई क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ से आए? परिवार में कौन कौन है? आपको ये दिक्कत कैसे हो गई? देन यू आस्क, ये कब से आपको क्या शुरू हुआ? He will open up, the patient will open up, will tell his or her story properly. He will be on your same wavelength with the doctor. And then the treatment would be good. If the attendants or the nurse, etc. also say, oh uncle, आपको तो बहुत बड़ा तकलीफ है. I've seen in Mumbai, वो मुंबईया भाषा में क्या बोलते हैं, अंकल आपको बहुत तकलीफ है, कैसे हो गया? बड़ा मुश्किल है. ऐसा कहते ही वो पेशेंट और आधा ज़्यादा बीमार हो जाता है. So I will straight go and invite Dr. Satyendra Singh, who is here as a guest on this show. I will tell you, he is a professor of Guru Tegh Bahadur Hospital in Delhi. He was diagnosed with polio when he was just 9 months old. He navigated the medical system as a doctor with a disability, turning his life experience into fierce advocacy for equity, accessibility and inclusion. और उनकी वजह से मेडिकल साइंस के regulations में और the way hospitals are following certain protocols, there are certain changes which he has been able to force into the system. And his key achievements are that he has led a lot of legal battles against the rigid institutional framework to make medical education inclusive for students who have disability across India. बहुत बधाई हो डॉक्टर साहब. Would you like to come and join me? बहुत स्वागत है आपका. वेलकम. बैठिए. So डॉक्टर साहब आप बताइए हमारे स्टूडेंट्स को आज, आई एम श्योर दे आर रियली ईगरली विलिंग वांटिंग टू लिसन टू यू. पहले तो अपने बारे में बताइए. तो जैसा सर ने अभी बताया कि मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में, बट उसके अलावा बीइंग ए डॉक्टर आई एम ऑल्सो ए डिसेबिलिटी राइट्स डिफेंडर. और जैसा सर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे एक डोमेन एक्सपर्ट इनवाइट किया था, जिसकी वजह से जो नेशनल मेडिकल कमीशन है हमारी, उसमें बहुत सारी कुछ जो उनके गाइडलाइंस है, एडमिशन गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़, दे वर बैरियर टू अ लॉट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़. So because of my report, Supreme Court of India accepted that report and they asked National Medical Commission to change those rigid guidelines. Another battle is going on, जो हमारा nursing profession है, since most of you are from the nursing profession, वहाँ पर भी अभी there are still some barriers existing because nursing field only allows people with lower limb disabilities and only up to 50%. अगर मुझे nursing करनी होती तो शायद मैं कभी इस profession में आ ही नहीं पाता because my disability is 70%. We were successful with National Medical Commission, but this case is going on in Delhi High Court, and maybe nursing profession will become more inclusive because Florence Nightingale is a shining example of somebody with different type of medical impairments. She also had dyslexia, but the Indian Nursing Council के guidelines say somebody with a dyslexia, somebody with a short height, dwarfism, they cannot become nurse. I don't see any logic for that. What height person cannot, below the height cannot become nurse? Below 4 feet, sir. Below 4 feet they cannot become nurse? Yes, sir. Because जो हमारा संविधान है, जो हमारी पार्लियामेंट है, उन्होंने कानून पास किया, द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट. उस कानून में कहीं नहीं लिखा कि कितने परसेंटेज वाला डिसेबिलिटी वाला डॉक्टर बन सकता है या नर्स बन सकता है या फिजियोथेरेपिस्ट बन सकता है. दीज बैरियर्स आर फ्रॉम द कमीशंस. और वो जो कमीशंस ने जो गाइडलाइंस बनाई है, दे नेवर इंक्लूडेड पीपल विद डिसेबिलिटीज़. एंड दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग विच वी ऑल्सो सी इन मेडिकल प्रोफेशन many a times when we are making policy for say poor people, say for people with different type of
illness and ailments, we never involve them in those decision making. तो वो हिंदी में बोलते हैं ना, जिसके पैर ना पड़ी बेवाई सो क्या जाने पीर पनाई. So these are the real experts. सरकर ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था, केस, medical case, that's how we deal with patients coming to our hospital. What about me? मैडम ने बोला कि patients and cases are those who suffer. Am I a case? Am I a sufferer? I'm also a doctor. I'm also a proud person with disability. Who am I? Yeah, that question remains very much in the air. What more do you think we need to do in this case? Sir, I think the main issue जो है, nobody wants to become a bad doctor or a bad nurse or a bad physiotherapist. The problem is that, we have our own implicit biases, right? And it is largely being changed or tackled with good teachers, good universities like Sharda University. But having said that, all of these universities can only teach what the regulatory bodies prescribe, because we have National Medical Commission. They have now, from 2019 onwards, included medical ethics longitudinally through all 5 years. Unfortunately, in case of nursing, again the curriculum was changed into competency-based from, I believe, 2022 onwards. But they only include one semester where they teach medical ethics. Now, this is something which needs to be inculcated right from the beginning of your nursing profession or your physiotherapy profession, because these are not optional subjects. This is something which will help you throughout life. ये हमेशा आपका साथी बनेगी. At here, this university, I heard students definitely being taught as empathy, as a main subject rather than a side subject. So that's tribute to the faculty members over here, sir, जो यहाँ पर हैं, because students follow what your faculty member teaches. Yeah. We teachers are always under the microscope of our students, right? जो मैंने अभी एक्सपीरियंस किया है अपने मेडिकल कॉलेज में, ये है कि आप एथिक्स पर भाषण दे सकते हो अपने लेक्चर में, लेकिन स्टूडेंट्स आपको नोट करते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग व्हेन यू आर गोइंग टू द हॉस्पिटल, हाउ आर यू इंटरेक्टिंग विद दैट पेशेंट हु स्टैंडिंग इन द क्यू जिसका नंबर नहीं आया है, हाउ आर यू डीलिंग विद द अटेंडेंट जिनका पेशेंट ओटी के अंदर गया है, वो बाहर खड़े हुए हैं और उनको गार्ड डांट के भगा रहा है. एंड दीज आर द मोमेंट्स वेयर यू सी द DNA ऑफ दैट मेडिकल हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, वेदर यू आर टीचिंग इज बीइंग percolated down to the students level or not. आप समझे क्या उन्होंने कहा डॉक्टर सिंह ने? आप उनसे कोई सवाल पूछना चाहेंगे? आजकल हम लोग देख रहे हैं कि मेडिकल फील्ड में या मेडिकल सेक्टर में लोग एम्पैथी खो रहे हैं. डू यू फील दैट दिस ट्रेंड इज गोइंग ऑन राइट नाउ इन इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड? दे आर जस्ट ट्राइंग टू शो द सिंपैथी टू द पेशेंट और द पीपल, but they are not showing the real empathy they need. Thank you for that question. बहुत ही important question है कि क्यों हम empathy अपनी खो रहे हैं. I remember we did a research at UCMS जिसमें हमने जो medical students first year में आते हैं, third year में जाते हैं, fifth year में और final year में, हमने उनका Jefferson Scale of Empathy, which is an international questionnaire जो बताता है कि what is the level of empathy, उसको हमने check किया right from the first year to the final year. And we were surprised because first year में they are very highly motivated. जब आप लोग मेरे पास आते हो, because I teach physiology, which is the first year, I am the person who sees you for the very first time in my classrooms. You come with those twinkle in your eyes, sparkle in your eyes. You want to change the world. You want to contribute to society. And sadly, over a period of time, after going through cadaveric dissection, after seeing patients suffering and all of that in the final years, suddenly the level of empathy goes down. Why is it so? And I think आपके हिसाब से क्यों हो रहा है? सर, इसके लिए हमें शायद अपने अंदर खुद भी, हम टीचर्स को, हम डॉक्टर्स को भी जागना पड़ेगा कि क्या रीज़न है इस बात का कि व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाई इज़ हैपनिंग. जो कंपटीशन है आजकल, जो है लोगों को USMLE जाना है, PG में क्लियर करना है, नीट PG निकालना है, बाकी चीज़ें निकालनी है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन. And right from the beginning, मैं देख रहा हूँ आजकल के बच्चे, I feel very sorry for the young generation that right from maybe before 10th standard, you are already preparing for coaching entrances. I never took coaching. हमारे ज़माने में coaching का कोई concept नहीं होता था. But right now, what I see is that even in the medical college, जो first year के medical students हैं, right from the first year, वो 5 दिन, 5.5 दिन वो MBBS की classes लेते हैं, Saturday और Sunday को, they are sitting in coaching from 9 to 9. Coaching is because it's a highly competitive scenario going on. So there is a
आप देख रहे हैं कि पिछले महीने भर से नीट में क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। जी सर। 30-30 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, एग्ज़ाम में बैठते हैं, लाख सीटें अवेलेबल होती हैं, तो क्या करेंगे? एग्जैक्टली इसलिए वो फिर कोचिंग क्लासेस भी लेते हैं, एक्स्ट्रा भी चीज़ें करते हैं। सो मैनी टाइम्स, क्योंकि यू ऑल पीपल आर ब्रिलियंट पीपल जब आप MBBS में आते हो या नर्सिंग में आते हो, क्योंकि आप अपने एरिया से टॉप करके आते हो, एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक करके आते हो। बट यहाँ पर जब आप मेडिकल कॉलेज में आते हो, यू हैव पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एंड इनफैक्ट इन शॉर्ट द पीपल इवन फ्रॉम अब्रॉड ऑल्सो। देयर इज़ अ ह्यूज कॉम्पिटिशन एंड देन देयर इज़ अ पीयर प्रेशर, and because of that we are killing the joy of taking care of yourself, learning from humanities. इंडिया में आजकल क्या है कि जब हम पहले से डिवाइड कर देते हैं कि ये सब्जेक्ट्स में आर्ट्स और मेडिसिन, आर्ट्स वगैरह ये तो ह्यूमैनिटीज़ वाले पढ़ते हैं। माई अंडरस्टैंडिंग इज स्लाइटली डिफरेंट बिकॉज माई अंडरस्टैंडिंग वॉज शेप्ड बाय माई इंटरेस्ट इन मेडिकल ह्यूमैनिटीज़। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो यूजुअली जो फर्स्ट स्लाइड्स होती हैं मेरी, उसमें आई डोंट स्टार्ट विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू वुड हियर दिस एंड दैट। I begin with a painting and I ask for interpretation from the people. Everybody interprets a piece of work differently. फ्रीडा kahlo, जो कि एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट विद डिसेबिलिटीज़ है, उनकी एक बड़ी रिनाउड पेंटिंग है द ब्रोकन कॉलम, जिसमें उनको दिखाया गया क्रॉनिक पेन और डिसेबिलिटी का मतलब। इट इज़ बीइंग परसीव्ड डिफरेंटली बाय स्टूडेंट्स। देन देयर इज़ ए पेंटिंग द डॉक्टर। नहीं, वो तो डॉक्टर साहब स्वाभाविक है। इफ यहाँ पे अगर 500 स्टूडेंट्स बैठे हैं, जी सर, तो 500 अपने दिमाग हैं, हर दिमाग का अपना फिल्टर है। एग्जैक्टली सर। हम अपने फिल्टर लगा के ही उस विषय को देखेंगे। करेक्ट सर। तो उसमें अलग अलग आंसर्स आएंगे, वो बात तो समझ में आती है। मेरा सर वही कहने का मतलब है कि जो डॉक्टर या नर्स या फिजियोथेरेपिस्ट की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्किल सेट, वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। हाँ, कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन स्किल्स में आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट योर स्पोकन वर्ड स्किल्स एंड ऑल ऑफ दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन वर्बल स्किल्स। नॉन वर्बल, जब आप बॉडी लैंग्वेज आपकी क्या है? यस सर। जब आप OPD में बैठते हो और आपका मरीज़ गेट पर खड़ा होता है, आपकी डायग्नोसिस उसी मोमेंट से स्टार्ट हो जाती है, द मोमेंट दैट पर्सन इज कमिंग इनसाइड। एंड हाउ कैन यू हॉल योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स, कैसे आप तेज़ कर सकते हो। एंड दैट्स वाई द लिंकिंग विद विजुअल आर्ट्स। विजुअल आर्ट्स आपको सिखाती है कि आपको एक आर्ट्स को कैसे देखना है, फ्रॉम द पेरिफेरी या सेंटर, एंड इट टेल्स यू अबाउट द क्यूज। डॉक्टर से आप पूछोगे, आप में से कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि विजुअल आर्ट से ही कम्युनिकेशन स्किल का शुरुआत होगी? यस, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम पेशेंट को फर्स्ट टाइम देखते हैं तो उस टाइम हमें इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ साथ उनका विजुअल एक्सप्रेशन भी देखना पड़ता है, क्योंकि उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है वो बहुत सारा उनका प्रॉब्लम को बता देता है कि आगे हमें कैसे बढ़ना है और किस डिजीज़ को ट्रीटमेंट और उनका मेडिसिन कैसे चलाना है और उनको किस कैटेगरी में रखना है। बेटर है कि पहले हम उनके विजुअल एक्सप्रेशन और फेशियल एक्सप्रेशन देखें और उसके बाद उनसे पूछें कि उसके अकॉर्डिंग उनसे पूछें कि आपको क्या हुआ है नॉर्मल में, और इफ़ेक्टिव वे में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करेंगे और पोलाइटली उनसे बात करेंगे। ऐसे बात करने से बेटर क्योर कर सकते हैं। थैंक यू सर। यस सर। बिल्कुल सही कहा सर स्टूडेंट ने। मैं बस इसमें एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा सर। जैसे जब कोई पेशेंट आता है, वो जब वो दर्द में होता है, उसको सीधे चेहरे पे दिखता है कि वो दर्द में है, वो पेन में है। अगर कोई टेंशन है, जैसे सपोज सर मैं हस्बैंड हूँ, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो लेबर में है, तो वो मेरे चेहरे पे साफ दिखेगा, मेरी वाइफ के चेहरे पे साफ दिखेगा। तो जो सर ने कहा वो एकदम सही कहा है कि आपका जब कम्युनिकेशन है वो विजुअल से स्टार्ट होता है, वहाँ से आपको दिखते पता चल जाता है कि क्या है। बस मैं इतना ही ऐड ऑन करना चाहूँगा। थैंक यू सर। वेरी गुड, वेरी गुड। सर जैसे अभी उन्होंने कहा कि एम्पैथी हम लोग खो रहे हैं जैसे मेडिकल फील्ड में, तो क्या कभी एम्पैथी सिंपैथी शो करने में ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं पेशेंट से, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या मतलब क्या वो सही है कि या गलत है? तो मेरा क्वेश्चन वही था। थैंक यू। दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, थैंक यू फॉर दैट। मेडिकल सिस्टम में एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं डिटैच्ड एम्पैथी। तो वी एक्सपेक्ट दैट जो हीलर्स हैं हमारे, बी डॉक्टर्स, नर्सेस और फिजियोथेरेपिस्ट, दे नीड टू बी कंपैशनेट and they need to understand and they need to demonstrate empathy also. But many a times you shouldn't focus too much on that, and that's why we say we need to be a little bit detached also while showing empathy, because ultimately it also has effects on your psyche as well, and you will keep on seeing this suffering everywhere in your hospital. But the patient has come to the hospital to you to get relief of these sufferings,
And that's why it is important that you are in your senses to make those decisions which would help that particular person or the patient to get rid of his or her own sufferings. सर कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट के साथ जो अटेंडर्स होते हैं उनकी जो क्रिटिकल कंडीशन होती है पेशेंट्स की, तो जो अटेंडर्स है वो ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं। समझाने के बाद भी कई बार समझ नहीं पाते हैं कि इमोशन को किस तरह से हैंडल किया जाए। इवन दो जो काउंसलर्स होते हैं उनके सामने भी वो इमोशनल हो जाते हैं, तो उस चीज़ को कैसे डील किया जाए कि अटेंडर्स उनके ज़्यादा इमोशनल ना हो, कि डिजीज़ कंडीशन स्पेसिफिकली जैसे जैसे हम ट्रीट करते जाएंगे वैसे वैसे अपग्रेड होती चली जाएगी। तो वो चीज़ थोड़ा अटेंडर्स को दिक्कत होती है कई बार समझाने में। तो ये वही चीज़ है जो हमने अभी बात की कि एक डिफरेंस जो बेसिक है हमारा ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स और पब्लिक हॉस्पिटल्स में जो आप बात कह रहे हैं, ज़्यादातर अक्सर हमने देखा है कि जो सरकारी अस्पताल होते हैं वहाँ जो रेजिडेंट्स इमरजेंसी में काम कर रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैनी टाइम्स देयर आर इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस ऑन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। द रीज़न फॉर दैट इज़ दैट देयर इज़ एन इम्प्रॉपर ट्रायज। डॉक्टरों की पिटाई होना कोई बड़ी बात नहीं है सरकारी अस्पतालों में, स्पेसिफिकली आपकी इमरजेंसी में, क्योंकि इमरजेंसी का जो माहौल होता है बड़ा चार्ज अप होता है इमोशनली। डॉक्टर्स आर वर्किंग देयर फॉर ए कॉन्स्टेंटली 12 आवर्स, 16 आवर्स, एट टाइम्स 36 आवर्स, एंड मैनी टाइम्स अटेंडेंट डू नॉट अंडरस्टैंड कि कौन सा पेशेंट कितना ज़्यादा सीरियस है। ये प्रोरोगेटिव डॉक्टर का है कि वो डिसाइड करेगा कि पहले वो किसको देखेगा, क्योंकि आपकी जो सप्लाई है हॉस्पिटल में, रिसोर्सेज देर लिमिटेड, नंबर ऑफ बेड्स आर ऑल्सो लिमिटेड, एंड दैट्स वाई यू नीड टू डिसाइड कि किस एक जो लिमिटेड बेड है उस पर कौन सा पेशेंट आएगा। क्या उस पर आप एक 18 साल का जो एक यूथ है आया एडमिट में, उसी टाइम पर आपके साथ एक बुज़ुर्ग इंसान है 90 साल के आए हैं, दोनों एक समय पर आए हैं, बेड एक है, आप किसको एडमिट करेंगे? फिर आप हिस्ट्री लेंगे। कुछ लोग सोचते होंगे हिसाब से किसको लेना चाहिए, 18 साल या 90 साल? 18 साल। क्यों? क्योंकि आप सब 18, 20, 25 के हो। अच्छा, तो दूसरा मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, जो 18 साल का जो यूथ आया है हॉस्पिटल में, उसका आपने ब्लड सैंपल देखा, उसमें देयर इज़ ए हाई लेवल ऑफ अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन। उसके यहाँ पर टैटू लगाया जो बता रहा है कि वो रात को एक पब में गया था और जहाँ से उसको लाया गए हैं, ही वॉज इन्वॉल्व इन ए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एंड ही वॉज ड्राइविंग वाइल इंटॉक्सिकेटेड। और जो दूसरे आपके 90 साल के जो बुज़ुर्ग हैं, बिल्कुल उनके उम्र काफ़ी ज़्यादा है, बट ही कम्स आउट टू बी ए फ्रीडम फाइटर। क्या आपका डिसीजन चेंज होगा? तो ये एथिकल सवाल होते हैं। चेंज योर डिसीजन, यस और नो? नो और यस। हम जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में केयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेशेंस सब कुछ चाहिए होता है, बट फिर ऐसा हो जाता है कि हम मेडिकल फील्ड को एज अ ट्रीट करते कि ये बस डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए, पर्सन को ट्रीट करने के लिए नहीं। बट आई थिंक मेडिकल फील्ड इज़ ऑल अबाउट ट्रीटिंग पर्सन ऑल्सो। या वेरी गुड, वेरी वेल सेड। एब्सोल्युटली, बिकॉज यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा मेडिकल करिकुलम पहले था, इट वॉज लार्जली डिजीज़ फोकस्ड। डिजीज़ फोकस्ड पूरे मेडिकल का जो फंक्शन था, जो पर्पस था, वो था टू फिक्स द पेशेंट। अभी हम जो बात कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी चेंजेस आए हैं, वी टॉक अबाउट पर्सन सेंट्रिक केयर। वी डू नॉट फोकस टू मच ऑन साइंस एंड सिम्टम्स। येस, दे आर इम्पॉर्टेंट, बट उन साइंस और सिम्टम्स के पीछे एक जीता जागता इंसान है, एंड यू आर केयरिंग फॉर दैट। सिम्टम्स आर सेकेंडरी। डॉक्टर सिंह, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपको जो ये डिसेबिलिटी हुई जब 9 महीने के थे आप, तो आपने कैसे अपनी हिम्मत बटोरी और मेडिकल आपने MBBS किया, स्टडीज़ किया, कहीं आपको अड़चन आई इस डिसेबिलिटी की वजह से? जी सर, मुझे जो पोलियो हुआ था, आई बिलोंग टू ए स्मॉल प्लेस रेवाड़ी इन हरियाणा, और आई वॉज अपेरेंटली द मोस्ट हेल्थीएस्ट चाइल्ड इन माई फैमिली। 4 जो हम भाई हैं, उनमें सबसे छोटा मैं ही था। बट जब मैं 9 महीने का तो मुझे पोलियो हुआ, और पोलियो की वजह से फिर मेरे फादर जो कि आर्मी में थे, वो मुझे इलाज के लिए, मेरे पेरेंट्स हर जगह मुझे ले जाते थे। एंड माई बिगेस्ट इम्प्रेशन, इंस्पिरेशन वॉज माई मदर। माई मदर वॉज नॉट एजुकेटेड, लेकिन उनका जो पूरा फोकस था वो हमेशा मेरे ऊपर रहा कि मैं पढ़ लिख के अच्छा डॉक्टर बन जाऊँ। एंड जो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने पहले MBBS किया, सो आई फॉलोड हिज फुटस्टेप्स कि नहीं, मुझे भी डॉक्टर बनना है। बट जब मैं मेडिसिन करने गया, MBBS करने गया अपने मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ पर जैसे एक छोटा सा मैं किस्सा बताता हूँ, क्योंकि इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ़ यू टू अंडरस्टैंड, वॉज दैट कि जब मैं अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन बनाने के लिए गया, तो जो वहाँ डॉक्टर्स थे, मेडिकल बोर्ड्स थे, उन्होंने ऑफकोर्स मेरे को एग्जामिन किया पूरा का पूरा।
और उसके बाद जो प्रोफोमा होता है उसमें यू हैव टू अटैच ए फोटोग्राफ शोइंग योर डिसेबिलिटी. So imagine I was myself a medical student in my own medical college and my doctors examined me and they asked me to attach a photograph because that was the government norm at that time. You have to attach photograph showing your disability. Why do you want to showcase, highlight your deformed limbs in a standing posture when doctors have already examined? None of the doctors questioned that norm. उस समय मैंने भी उसको क्वेश्चन नहीं किया बिकॉज उस समय का जो मेडिकल करिकुलम था वो हमें बताता है कि इफ़ देर इज़ एन इम्पेयरमेंट, अगर डिफॉर्मिटी है, इट्स नीड्स टू बी करेक्टेड. दैट इज़ ए मेडिकल अप्रोच, मेडिकलाइजेशन और मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी. आजकल हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी. जब मैं दिल्ली में आया, मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, मैंने पढ़ा ह्यूमन राइट्स के बारे में, तो मुझे पता चला कि प्रोबेबली दिस वाज वायलेशन ऑफ माय बॉडीली ऑटोनॉमी. एंड देन आई रोट टू द गवर्नमेंट एंड दैट प्रोफोमा वाज नाउ चेंज फॉर एवर. That only you have to apply photograph showing your face. Why do you want to showcase your entire body limbs? लेकिन मैंने डॉक्टर साहब, हमने कुछ लोगों से आपके बारे में बात की. कुछ लोग कहते हैं कि वो तो बहुत बड़ा कानूनी वो लिटिगेंट डॉक्टर है और बहुत झगड़ा करता है. तो ये कुछ लोग शायद जो आपसे खुश नहीं होंगे वो ये बात करते हैं. सर, आप सबको खुश नहीं कर सकते क्योंकि मुझे भी, मैं कई बार ये शब्द का यूज़ करता हूँ कि आई एम एन एक्सीडेंटल एक्टिविस्ट. अच्छा, मैं डॉक्टर बनने आया था, मैं डॉक्टर बना, मुझे कभी भी एक्टिविस्ट नहीं बनना था. हाँ. मैं एक्टिविस्ट क्यों बना? जब मैं दिल्ली में आया तो मुझे UCMS में जॉब मिली, फैकल्टी पोजीशन, असिस्टेंट प्रोफेसर, एवरीथिंग वाज 5 परमानेंट जॉब इन ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब. लेकिन जब मैंने UPSC की पोस्ट के लिए अप्लाई किया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, दे सेड हाउ कैन यू टीच इन ए मेडिकल कॉलेज. हाँ, ये सवाल मेरी अस्मिता के ऊपर था क्योंकि मैंने थ्रू आउट MBBS, थ्रू आउट MD और अभी UCMS में भी सारे जो कॉम्पिटेंट पैरामीटर्स के सबको पूरा किया. हाउ कैन ए ब्यूरोक्रेट सिटिंग इन द आइवरी टावर ऑफ द निर्माण भवन कैन क्वेश्चन माई कॉम्पिटेंस विदाउट लुकिंग एट मी एंड सीइंग माई एबिलिटीज. एंड देन I have to become that accidental activist because after a 4-year-long battle, I realized it was not only in physiology, but in the CHS post around 1,634. इतनी पोस्टें permanent blocked थी for doctors with disabilities in all fields. And now it was unlocked. Very good. तो इसलिए सर कई बार आपको थोड़ा एक्टिविस्ट बनना पड़ता है सर. So दोस्तों, जो आप लोग आज इस शो को घर बैठ के देख रहे हैं, आपने देखा कि डॉक्टर सिंह को एक डॉक्टर होते हुए भी एक एक्टिविस्ट बनना पड़ा क्योंकि हमारे देश के कुछ जो पुराने कानून थे, शायद मैं ये थे का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, आई होप कि दे आर करेक्टेड, उनकी अस्मिता पर अटैक कर रहे थे. तो ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है कि ऐसा करेजियस स्टेप वो ले सकें. You should ask some questions to him. Yes. सर, आप तो डॉक्टर हैं, मुझे आपसे ये पूछना है ऐसी कौन सी स्किल है जो मतलब कि मतलब आपने बताया एम्पैथी और मतलब कि जो हमारी स्किल्स है, जो मेडिकेशंस है, जो हम केयर प्रोवाइड करते हैं, दोनों में से जो चीज़ देखें कि ये गुड नर्स है, ऐसी कौन सी स्किल है आपके हिसाब से कि ये बता सके कि अच्छा नर्स है या नहीं है? तो जब हम बात करते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट आजकल आया जिसको बोलते हैं इंटर प्रोफेशन एजुकेशन, IPE. अगर आप नेशनल मेडिकल कमीशन के जो 5 रोल्स हैं एक्सपेक्टेड ऑफ एन इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट, उसमें एक ये भी है कि दे कैन बी द लीडर ऑफ द टीम. मेडिकल फील्ड अलग नहीं है, नर्सिंग फील्ड अलग नहीं है, फिजियोथेरेपी की फील्ड अलग नहीं है. अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि एक मेडिकल अस्पताल में सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है, कौन होता है आपके हिसाब से? अगर हम बात करें अस्पताल की या मेडिकल इंस्टीट्यूशन की, तो हमें लगता है कि शायद डॉक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है या मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं, जो डॉक्टर बनेंगे वो हैं. बट मेरा मानना है कि अस्पताल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी ये एग्जिस्ट इसलिए करती हैं क्योंकि मरीज़ इन अस्पतालों में आते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन विजिटिंग दीज प्रेमिसेस उन पेशेंट्स की वजह से हमारा अस्तित्व है. तो दे आर द फर्स्ट. तो इसीलिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वी हैव टू वर्क टुगेदर एज ए टीम, इंटर प्रोफेशनल टीम. उसमें कोई हायरार्की नहीं है कि डॉक्टर है, नर्स है, हम सबको मिलकर एक साथ काम करना. दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल विच ऑल ऑफ अस शुड हैव. जब आपने बात की एम्पैथी की, इन डिक्लाइन की, तो हमेशा इस बात का याद रखें कि हमेशा बी ए गुड ह्यूमन फिजिशियन. एंड आपका क्वेश्चन था कि एक गुड डॉक्टर क्या है या गुड नर्स क्या है. तो एक बड़े फेमस हमारे पहले डॉक्टर रह चुके हैं, विलियम
ऑसलर, उनका कहना था कि ए गुड डॉक्टर इज़ वन हु ट्रीट्स डिजीजेस, ए ग्रेट डॉक्टर इज़ वन हु ट्रीट्स द पर्सन हैविंग दैट डिजीजेस, राइट। मैं इसमें एक लाइन और ऐड करूँगा कि एक ह्यूमेन हीलर which could be a doctor, a nurse or physiotherapist, is one which also takes into consideration the environment where the person with that particular disease is living and having suffering. क्योंकि many a times जो cultural context होता है वो हर जगह का अलग होता है। जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं, कोई एक फार फ्लंग एरिया से, रूरल एरिया से आ रहा है, उसके पास शायद इतने पैसे नहीं है, हो सकता है एक ही बस वहाँ से आती हो। ये सारी चीज़ें डॉक्टर जो बैठा हुआ है ओपीडी में उनको पता नहीं चलता। उसके पास 150 लोगों की ओपीडी होती है। और अक्सर हम सुनते हैं, लोग बोलते हैं कि अमेरिका के डॉक्टर एक पेशेंट पे 15 मिनट लगाते हैं, हिंदुस्तान के डॉक्टर के पास टाइम नहीं है क्योंकि 250 मरीज़ आते हैं। वी हैव हार्डली 1 मिनट और 1.5 मिनट। लेकिन इवन इन दैट 1.5 मिनट nobody is stopping you to just give a warm assurance, a touch to the person. आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप कुछ कह भी नहीं रहे हैं, जिस तरह से आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे हो, जिस तरह से आप उनके हाथ पे हाथ रख रहे हो, इतना काफ़ी होता है उसको एक रीअश्योरेंस देने का। वेरी गुड। आज के युग में वी ऑल आर लिसनिंग, देयर इज टू मच नॉइज अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई एम ऑल्सो लिसनिंग, लॉट ऑफ पीपल टॉक दैट there are AI which will enhance the life of people। क्योंकि आज के दिन अगर आप देखें तो दुनिया भर के व्हाट्सएप पे भी वही चल रहा है, टेलीविज़न पे भी चल रहा है। बिग स्टोरी अराउंड द वर्ल्ड इज़ दैट longevity will increase, people will start living 150 years। एक मेरे दोस्त ने, मारवाड़ी दोस्त है, उसने कहा, अरे सुभाष, पिछले साल उन्होंने कहा, सुभाष अपने को बस 10-15 साल और जीना है, उसके बाद तो टेक्नोलॉजी अपने आप हमको नहीं मरने देगी। ऐसा लोग सोचते हैं। क्या, व्हाट डू यू थिंक? डेफिनेटली सर, अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या एआई की, सो एआई इज़ अ गेम चेंजर एंड स्पेसिफिकली इन कंट्रीज़ लाइक आवर्स हु आर स्टिल डेवलपिंग नेशन, क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टर्स कम हैं, नर्सेज कम हैं और मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। देयर इज़ अ ह्यूज गैप इन डॉक्टर पेशेंट रेशो, so and we are always resource constrained. So this is a thing which can help in lot of those things which are not directly related to मेडिकल केयर। फॉर एग्जांपल जो आपके इन्वेस्टिगेशंस हैं, लैब वगैरह हैं, सारा रिकॉर्ड वगैरह है, अनफॉर्चुनेटली ये काम हम डॉक्टर को ही करना पड़ता है सारा का सारा। तो देयर इज अ टू मच ऑफ वेस्टिंग ऑफ द टाइम, सो दिस कैन बी इजीली टेकन केयर ऑफ बाय एआई। या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन टेक केयर ऑफ द टेक्निकल वर्क ऑफ अ डॉक्टर, द डायग्नोस्टिक, कीपिंग द रिकॉर्ड्स and so many other things. Absolutely. But AI cannot treat a illness. That is what at least my conclusion is. Exactly sir, क्योंकि बहुत सारा कुछ डॉक्टर्स में स्पेशलिटीज़ में एक कंसर्न था, जैसे कि शायद अब रेडियो डायग्नोसिस में रेडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि AI आ जाएगा, साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि AI आ जाएगा। But the thing is that AI can only give you a certain direction. It can never ever replace a human doctor. It can only give you information. Yeah. And many a times you do need to know what to do with that information. जो empathy वाले traits हैं वो आपको AI नहीं बता पाएगा. How to give reassurance ये probably AI आपको शायद ना बता पाए. And that's why AI can never replace a good doctor or a great doctor. There is something which is even medicine cannot do it. I come from a different profession. I am a sales and marketing guy. I recently read a couple of books because being into sales and marketing, I read. There was one line which caught me. If I am showing kindness towards one person, the person who is showing kindness and who is receiving and who is observing, all three are healed. So, and I also read something that, we are working on waves, aura, energy. When you are in certain aura or the energy, you also heal. So are we moving towards the non-medicine era? I know surgery cannot be replaced, but healing, kind of a thing which we talk about. So we will have a medicine की जगह वो एक device मिलेगा क्या हमें in future कि इसको सुनो, then you will be healed. This is my question. As a student of Vipassana meditation, what I have learned, I have practiced, I have experienced. Certainly, these kind of meditation, for example, me sending good vibrations to you, science has also accepted it.
I can also send you good wishes, and they will come to you. There is a science which now is accepting it. Now, with these kind of things, whether healing of a ailment is possible, I have my doubt. But at the same time, with all these things, your tension can get reduced, your stress can go away, and because of the stress, lot of ailment takes place, blood pressure बढ़ जाता है, diabetes बढ़ जाती है, all these things can be cured. The lifestyle diseases can also be cured. But on the other hand, जो भगवान बुद्ध ने कहा कि हम यहाँ पे 500 लोग बैठे हैं अभी, हम में से शायद ही कोई एक आदमी ऐसा होगा जो कहे कि मुझे कोई भी सफरिंग नहीं है। कुछ ना कुछ सफरिंग हर इंसान को है। If we have 8.7 billion people on this planet Earth, there is no one who can say that I don't have any suffering. किसी को कुछ ना कुछ होगा, चाहे उंगली कटी होगी, कुछ आपको फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी होगी, घर से पैसा नहीं आया है इस महीने, अभी फीस भरनी है, कुछ ना कुछ तकलीफ होगी ज़रूर। सफरिंग्स को उन्होंने 5 भागों में बांटा। बर्थ इज सफरिंग, एजिंग इज सफरिंग, एलमेंट इज सफरिंग, losing of a loved one is a suffering, getting what you want and getting what you don't want is also suffering. So these sufferings are there. There is hardly any solution for any of these sufferings completely. Do you agree or not? Anyone who disagrees that there is solution to the sufferings? आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? Absolutely, sir, because every other person is having a silent battle. You may never know. So always treat the other person as a valuable human being. Because our जो हमारा profession है, being a medical doctor या being a nurse or a physiotherapist, ये एक power difference का system है. There is a hierarchy. हिंदुस्तान में तो वैसे भी डॉक्टरों को भगवान समझा जाता है. We are not gods or भगवान. तो उस balance को rectify करने के लिए it is important that you, because जो patient आपके पास आ रहा है, you have to arrive at the diagnosis and management together with the patient. They are the experts in their own condition or their own disease or illness. You are the experts in managing that part, but you cannot do a good shared decision making until and unless you involve them in that particular decision making. और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, यही एक पहचान है एक अच्छे स्किल्ड डॉक्टर या नर्स की. So ultimately what I will like to say to all of you and my viewers sitting at home, that there are at times even doctor who is called Bhagwan, who is considered to be Bhagwan for a patient, when they are not able to treat you, ये उनकी गलती नहीं है. इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि जब आप कभी आगे भगवान ना करे आपको जाना पड़े हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर्स को, मेडिकल प्रोफेशनल्स को, नर्सिस को, सबको इज़्ज़त से ट्रीट करिए. आप भी उनके प्रति एम्पैथी रखिए, उनको इल ट्रीट मत करिए. यही आपसे प्रार्थना है. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी टुडे. थैंक यू.